नमस्कार साथियों। गुरुपथ बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड हर साल यानी कि राजस्थान बोर्ड जो है वो हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पोलिनेशन अर्थात परागण। और बोर्ड है ना, राजस्थान बोर्ड की बात कर लो चाहे कोई सा भी बोर्ड की बात कर लो, राजस्थान बोर्ड तो यहाँ से पक्का एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा टॉपिक जो है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से आपको याद करना ही है क्योंकि इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। चलो देखो, पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये पुंकेसर है और इस पुंकेसर पर पराग कोश में ये पराग कण उपस्थित है। इन पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, मान लो ये स्त्री केसर है, इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। तीन प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण जिसको ऑटोगेमी, पर परागण जिसको जीनोगेमी, और सजातीय पुष्पी परागण गेनेटोगेमी कहते हैं। आगे बात समझ में। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक एक परागण की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वयुग्मन या स्वपरागण ऑटोगेमी। देखो स्वपरागण क्या होता है, जब एक ही पादप के पुष्प से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया ऑटोगेमी कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक ही पादप है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक सामान्य तरीके से समझाता हूं। देखो ये यहां पर देखो, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना, आपको स्व परागण, पर परागण और सजातीय परागण तीनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मान लो कि ये पराग कोश है और इस पराग कोश से ये परागकण बन गए। अब यहां से ये परागकण निकले और इसी पुष्प के इसी वर्तिकाग्र के ऊपर आकर के गिर जाते हैं, तो ये कहलाता है आपके स्वपरागण। क्या कहलाता है? स्वपरागण। तो स्वपरागण में क्या हो रहा है कि परागकण जिस पुष्प के पास में, यानी उसी पुष्प के परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, इसको हम बोलेंगे स्वपरागण। ठीक है, अब देखो स्वपरागण के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक तो पुष्प का द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी होने का मतलब है कि उसके पास में पुंकेसर भी होना चाहिए और उसके पास में क्या होना चाहिए, स्त्री केसर भी होना चाहिए। ये दोनों होने चाहिए इनके पास में। एग्जाम्पल के रूप में याद रखो, जैसे मटर, ये आनुवंशिक रूप से समान जातियों के पुष्पों में होता है। यानी कि अगर वो पुष्प मटर का है तो मटर के ही पुष्प के मध्य होने वाली प्रक्रिया है। ऐसे पुष्प जिनमें पराग कोश व वर्तिकाग्र खुले होते, अनावर्त होते हैं, उन्हें स्वयुग्मन एक जटिल प्रक्रिया है। अब देखो, ये एनसीईआरटी एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि ऐसे पुष्प जिनके अंदर जो पराग कोश होते हैं ना, या वर्तिकाग्र जो होते हैं ना, वो खुले होते हैं, उनमें स्वपरागण होना थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि कई कई बार क्या स्थिति हो जाती है, जैसे का हवा बदल गई है, या एजेंट जो होते हैं वो परागकणों को दूर लेकर के चले जाते हैं, हवा का माध्यम बदल जाता है तो परागकण दूर चले जाते हैं। ठीक है ना। और या फिर हम कह सकते हैं कि समकाल परिपक्वता नहीं हो पाती है, यानी कि पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है, स्त्री केसर बाद में होता है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां इनके अंदर देखने को मिलती है। अब इसमें एक लाइन भी लिखी हुई, क्योंकि इनमें परागकोश व वर्तिकाग्र का समान समय में परिपक्व होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्लभ प्रक्रिया क्या है? क्योंकि समान समय के अंदर भी परागकोश परिपक्व होता होगा और वर्तिकाग्र भी समान समय के अंदर ही परिपक्व होगी, अर्थात समकाल परिपक्वता देखने को मिलनी चाहिए हमें। फिर अगला पॉइंट है कि या फिर हो सकता है कि परागकोश में वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास में भी स्थित होनी चाहिए। यह नहीं कि परागकोश दूर है और वर्तिकाग्र दूर है तो सब परागण होने की प्रक्रिया का चांस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे। अब एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि यहां से बोर्ड ने अभी क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन जरूर पूछेगा कि कुछ पादप जैसे वायोला, जिनको पानसी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस, कोमेलिना जिसको कनकोवा भी बोलते हैं, इनके अंदर दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। देखो, पहले पुष्प जो कौन से हो गए उनको बोलेंगे उन्मील परागणी पुष्प। उन्मील परागणी पुष्प क्या होते हैं? इन पुष्पों में परागकोश में वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, अर्थात ढके हुए होते हैं, ये बीज पैदा करते हैं। सॉरी, अनावृत मतलब इन ये वे पुष्प होते हैं जिनके अंदर परागकोश और वर्तिकाग्र क्या होगा, खुला मिलेगा हमें। किस रूप में मिलेंगे? खुले रूप में मिलेंगे। जो तो खुले रूप में मिलेंगे तो इनके अंदर क्या बनेगा, बीज बनेगा। जबकि उन्मिल जो होते हैं ना, इनके अंदर परागकोश व वर्तिकाग्र क्या होते हैं, खुले नहीं होते, अनावृत नहीं होते हैं, ये बंद होते हैं। तो बंद होंगे तो इनमें सदैव क्या देखने को मिलेगा, स्वयुग्मन देखने को मिलेगा। अब एग्जाम्पल के रूप में देखो, ये दोनों क्या उन्मिल, मान लो
मैं आपको छोटी सी तरीके से समझाता हूं। अब देखो, ये आपको एक तो ये पुष्प देखने को मिल रहा, दूसरा ये पुष्प आपको देखने को मिल रहा। अब ये देखो पूरा का पूरा पुष्प कैसा है, खुला है, यहाँ से ऊपर से ढका हुआ नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज इसके ऊपर की ओर नहीं है। तो ये जो पुष्प होगा खुला होगा, तो अर्थात ये कैसा होगा, उन्मील पुष्प होगा। कैसा पुष्प होगा, उन्मील। खुला जो पुष्प होगा वो उन्मील होगा। अब उन्मील होगा तो इसके अंदर क्या देखने को मिल गया, इसके अंदर पर परागण भी हो सकता है और स्वपरागण भी हो सकता है, दोनों प्रक्रिया होने की संभावना होती है। जबकि ये वाला पूरा का पूरा पुष्प कैसा हुआ है, ऊपर तक ढका हुआ है, यानी कि बाह्य दलपुंज, या तो मान लो कि बाह्य दलपुंज ऊपर तक आ गया या दलपुंज आ गए, तो इस प्रकार के पुष्प जो पूरा का पूरा ऊपर से ढक जाता है, तो इसके अंदर क्या होगा, पराग कण जो होते हैं ना वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और परागण की क्रिया अंदर ही हो रही होती है। तो इसमें सदैव स्वयुग्मन होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, अनउन्मील पुष्प। क्या बोलेंगे, अनउन्मील पुष्प। हम धरती पर जितने भी ज्यादा पुष्प देखते हैं ना, वो सारे के सारे हमें उन्मील पुष्प ही दिखाई देते हैं। सारे के सारे कौन से देखते हैं, उन्मील पुष्प ही दिखाई देते हैं। तो ये उन्मील हो गया और ये कैसा हो गया, अनउन्मील। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वायोला, कनकोवा और कोमेलिना, सॉरी वायोला, कनकोवा, जिसको कोमेलिना भी कहते हैं, और ऑक्जेलिस, ये तीनों जो होते हैं ना, ये विशेष तौर से दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, अर्थात अनउन्मील पुष्प भी उत्पन्न करते हैं और उन्मील पुष्प भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका विशेष तौर से आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि ऐसे पुष्पों के नाम बताइए जो अनउन्मील और उन्मील दोनों प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, दोनों का नाम याद रखोगे, ठीक है। अब स्वपरागण के क्या लाभ है, ये सरल होते हैं, आसानी से हो सकता है, परागणों की संख्या इसमें कम होती है और व्यर्थ नहीं होते। परागण एक तो कम बनेंगे और व्यर्थ भी नहीं होंगे। पादपों में जो वंशक्रम होगा वो हमेशा शुद्ध बना रहता है, हानिकारक प्रजातियां उत्पन्न नहीं होती। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। सब परागण से क्या क्या हानि है, तो सब परागण से हानि देखो, ये प्रजनन हर पीढ़ी के बाद लगातार कमजोर होता जाता है, जिसके कारण नई प्रजातियों और किस्मों के विकास की संभावनाएं कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर बार ये प्रजनन क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, जिससे अंत में इनकी जो किस्में होती है वो विलुप्त होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। आगे बात समझे, अब पढ़ेंगे सहजातीय पुष्पी परागण। मैं नीट 2026 के अंदर, याद रखोगे नीट 2026, अभी जो 3 मई को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पहले चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए, विशेष तौर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो एक टॉपिक तो आपसे परागण में से एक क्वेश्चन पूछा गया है और एक आपके लघु बीजाणुधानी से पूछा गया है। तीनों क्वेश्चनों को मैं हल करवाऊंगा अभी आप, ठीक है। तो बने रहिए, क्लास को पूरा देखिए और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब पढ़ेंगे सहजातीय पुष्पी परागण। जब एक ही पादप के एक पुष्प से परागकणों का उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सहजातीय पुष्पी परागण कहलाती है। देखो, जब परागण की क्रिया एक पौधे के भिन्न भिन्न पुष्पों के मध्य होती है तो उसको सहजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। यह स्व परागण भी हो सकता है और पर परागण दोनों रूप से हो सकता है। तो आनुवंशिक रूप से तो कैसा होगा, स्व परागण, और क्रियात्मक रूप से कैसा होगा, पर परागण होगा। कारण देखो, आनुवंशिक रूप से स्व परागण क्यों होता है, क्योंकि एक ही जाति के दो पुष्पों के मध्य होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरी बात, पराग कणों को ले जाने के लिए हम कह सकते हैं कि क्रिया एजेंट की आवश्यकता होती है, कारक की आवश्यकता होती है, इसलिए ये पर परागण होगा। तो क्रियात्मक रूप से तो कैसा होता है, पर परागण। देखो, पर परागण के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों के स्थानांतरण के लिए कारक या एजेंट की आवश्यकता होती है। तो पर परागण के लिए इसमें तो किसकी आवश्यकता होगी, एजेंट की आवश्यकता होगी। अतः क्रियात्मक रूप से ये पर परागण होता है। जबकि आनुवंशिक रूप से क्या होगा, स्व परागण होगा, क्योंकि एक ही पादप के दो समान पुष्पों के मध्य होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब वापस समझो, देखो मान लो कि ये एक ही पूरा का पूरा पादप है, इस एक पादप पर पुष्पों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 पुष्प लगे हुए, ठीक है। अब हुआ क्या कि मान लो ये स्त्री केसर का विकास नहीं हुआ या किसी कारणवश यहां से एक एजेंट बैठा, जैसे मधुमक्खी बैठ गई, ये मधुमक्खी बैठ गई और इसके परागकण यहाँ चिपक गए। तो ये परागकणों को यहाँ से उड़ करके इस वर्तिकाग्र के ऊपर ले जाकर के छोड़ देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस वर्तिकाग्र के ऊपर परागण की प्रक्रिया हो जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि परागण हो जाता है। क्या हो जाता है, परागण। अब देखो, दोनों पुष्प एक ही प्रजाति के ऊपर या एक ही पादप पर उपस्थित है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सहजातीय पुष्पी परागण। क्या बोलेंगे, सहजातीय पुष्पी परागण। ये पॉइंट याद रखोगे एक तो। दूसरा पॉइंट, मैंने 2 बात बोली थी, एक तो आनुवंशिक रूप से ये कैसा होंगे, आनुवंशिक रूप से ये स्व परागण होगा। आनुवंशिक रूप से कैसा होगा, स्व परागण। स्व परागण होने का कारण क्या है, क्योंकि समान जाति के समान पुष्पों के मध्य हो रहा है, यानी कि एक समान, दोनों पुष्प कैसे समान ही है, क्योंकि एक ही पादप पर उपस्थित है तो समान है, दोनों आनुवंशिक रूप से समान पुष्प है। तो समान पुष्प हो गए तो परागण की प्रक्रिया भी आनुवंशिक रूप से कैसे होगी, स्व परागण होगा। लेकिन पर परागण क्यों हुआ,
पर परागण इसलिए हुआ, इसको पर परागण हमने क्यों बोला, क्योंकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों को ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता हुई है, एजेंट की या कारक की आवश्यकता हुई है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्रियात्मक रूप से कैसा है, पर परागण। तो 2 पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जैसे मान लो अब पर परागण क्या होता है, पर परागण, पर परागण क्या होता है, पर परागण में क्या हुआ, यहां से परागकण निकले और ये परागकण दूसरे पादप के दूसरे पुष्प के ऊपर जाकर के गिरते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पर परागण कहलाती है। यानी कि एक पुष्प से परागकण निकले और दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरते हैं, और ले जाने के लिए इनको किसकी आवश्यकता होती है, अधिकतर एजेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। अब देखो ये पर परागण जो होता है ना, इसमें आनुवंशिक रूप से हमेशा हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न आनुवंशिक लक्षणों वाले परागण यहाँ पर आ जाते हैं, जबकि इनके अंदर सदैव आनुवंशिक रूप से समान परागण ही आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो सीधा सीधा सिंपल एक ही लाइन में और एक ही पंक्ति में मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर इस पराग कोश से परागकण निकले और इसी के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तब तो होता है स्वपरागण। अगर यहां से परागकण निकले और उसी पादप के दूसरे पुष्प पर जाकर के गिरे हैं, तो इसको बोलेंगे सजातीय पुष्पी परागण। और अगर यहां से परागकण निकले और उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इसको बोलते हैं पर परागण। तो ये तीनों मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। चलिए अब देखो पर परागण या पर निषेचन क्या होता है, जीनोगेमी जिसको बोलते हैं, बोर्ड 2023 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में फिर से प्रश्न पूछा गया है, और नीट 2023 सॉरी नीट 2026 यानी 3 मई को जो एग्जाम हुआ था, वो यहीं से एक क्वेश्चन यहां से पर परागण की परिभाषा पूछी गई है। चलिए मैं आपके सामने वो प्रश्न भी लेकर के आता हूं, ठीक है। देखो नीट 2026 में जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, वो तीनों क्वेश्चन इस चैप्टर से जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपके सामने है। सबसे पहला अभी मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका नाम है पॉलिनेशन परागण। अब परागण में से देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, परिभाषा ये किताब से परिभाषा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के परागण में वर्तिकाग्र में भिन्न प्रकार की आनुवंशिकता वाले परागकणों का आगमन होता है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि भिन्न प्रकार के जो आनुवंशिक परागकण होते हैं वो किस में आते हैं, तो याद रखोगे आप हमेशा कि पर निषेचन या पर परागण के अंदर भिन्न प्रकार के आनुवंशिक वाले परागकण आते हैं। ये अपनी एनसीईआरटी की किताब के अंदर लाइन दे रखी है। एक प्रश्न तो ये याद रखोगे। एक प्रश्न ये है कि निम्नलिखित को लघु बीजाणु जनन से संबंधित उनके विकास के सही क्रम को व्यवस्थित करना है। यानी कि लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत क्या होता है, तो सबसे पहले लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत देखो आप, सबसे पहले बनेगी क्या बनेगा, लघु बीजाणु जन उत्तक मिलेगा। क्या मिलेगा, लघु बीजाणु जन उत्तक। मान लो ये लघु बीजाणु जन उत्तक है, इस लघु बीजाणु जन उत्तक के अंदर ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है या पराग मात्र कोशिका है, तो सबसे पहले कौन आएगा, बीजाणु जन उत्तक। यानी कि बी ऑप्शन में देखो, बी यहाँ रखा और बी यहाँ रखा। फिर इसके अंतर्गत कौन आता है, पराग मात्र कोशिका पाई जाती है इसमें, तो डी ऑप्शन, तो डी यहाँ पर भी दे रखा, डी यहाँ पर भी दे रखा। फिर पराग मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और 1 2 3 4 लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। यानी कि एक लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। तो फिर ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए। और यही आगे जाकर के विकसित होता है और अंत में किसका निर्माण करता है, परागकण का निर्माण करता है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, हालांकि ये टॉपिक मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, कल या परसों की क्लास में इसका वीडियो जारी होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक त्रिगुणित कोशिका है, तो हमेशा याद रखोगे कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो होती है, ये हमेशा त्रिगुणित कोशिका होती है। यानी कि भ्रूणपोष जो होता है ना, भ्रूणपोष यानी कि द्विबीजपत्री का भ्रूणपोष जो होगा वो 3n होगा, और एक बीजपत्री का जो भ्रूणपोष होता है ना, वो एन होता है, अगुणित होता है। तो ये पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। चलिए वापस चलते अपने टॉपिक की ओर। मैंने पढ़ाया था पर परागण
यानी पर निषेचन परिभाषा बोर्ड 2023 2025 में फिर पूछी गई है, और नीट 2026 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जब एक ही जाति के पादप के पराग कोश से परागकण का निकलकर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया परिभाषा समझ में आ गए। और ये रहा बोर्ड ने जो क्वेश्चन, नीट ने जो क्वेश्चन पूछा था, ये रहा कि एकमात्र ऐसा परागण जिसमें आनुवंशिक रूप से भिन्न परागकणों का आगमन होता है, यानी अलग प्रकार के परागकणों का आगमन है इसमें होता है। अब पर परागण के लिए अनुकूलन क्या होगा? पर परागण किसमें हो सकता है? या तो पुष्प कैसा होगा? एक लिंगी। अधिकतर पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, उनके अंदर पर परागण देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसमें एजेंट की आवश्यकता होती है। एजेंट मतलब कारक की आवश्यकता होती है। ये केवल उन्मील पुष्पों में होता है। अब मैंने बता दिया उन्मील पुष्प कौन से होते हैं। उन्मील पुष्प जिनके परागकोश और वर्तिकाग्र जो खुले होते हैं वो उन्मील होते हैं, ठीक है। इनमें विषम काल परिपक्वता देखने को मिलेगी, अर्थात या तो हम कह सकते हैं कि पुंकेसर का विकास पहले हो गया और स्त्री केसर का विकास नहीं हो पाया, या फिर स्त्री केसर का विकास हो गया, पुंकेसर का विकास नहीं हो पाया, तो इसको बोलेंगे विषम काल परिपक्वता देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा परागण जो टॉपिक है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। परागकण को ले जाने के लिए जो कारक होते हैं, अभिकर्मक होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैविक कारक, यानी कि जैविक कारक में कौन कौन आएगा? एक तो प्राणी आ जाएगा, जैसे कीट, अधिकतर पौधों में होने वाली प्रक्रिया जैविक कारक के द्वारा होती है, कीटों के द्वारा होती है। और दूसरा होता है अजैविक कारक, जिसमें याद रखोगे वायु व जल परागण, ठीक है। वायु और जल दोनों ही कारकों में परागण की परागकण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना एक संयोगात्मक घटना मानी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखोगे कि वायु का जो वेग होगा उस वेग के अनुसार, जैसे मान लो यहाँ एक पुष्प है, यहाँ से वेग इस प्रकार का है, तो परागकण यहाँ से निकल करके अगले पुष्प पर जाकर के गिर जाते, तो ये एक संयोगात्मक घटना हो गई, कहने का मतलब। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक एक चीज के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं वायु परागण। देखो ये याद रखोगे कि अजैविक परागण में सर्वाधिक होने वाला परागण कौन सा है? तो वायु परागण सर्वाधिक होता है। वायु द्वारा परागित जो परागकण होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं और चिपचिपाहट रहित होते हैं, ताकि हवा के झोंकों के साथ में आसानी से संचारित हो सके। पुंकेसर जो होगा वो अनावर्त होगा, बिल्कुल खुला होगा। वर्तिकाग्र जो होती है वो पिच युक्त होती है, अर्थात लंबी और चौड़ी होती है, ताकि वायु में उड़ते हुए परागकणों को ये आसानी से पकड़ सके। इन पुष्पों में जो परागकणों की संख्या बहुत अधिक होती है और ये व्यर्थ भी ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? व्यर्थ भी ज्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन पुष्पों के अंडाशय में केवल एक ही बीजांड मिलता है, जबकि पुष्प क्रम में असंख्य यानी कि बहुत सारे पुष्प गुच्छे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखोगे विशेष तौर से किसका? कॉर्न के भुट्टा, या आप जिसको मक्का बोलते हैं, उसके अंदर देखने को मक्का आपने देखा होगा, मक्का का फूल जिसके अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पर इस प्रकार के मक्का जो होता है उसमें उसके चारों ओर बहुत सारे बाल, आपको रोम या टेसल देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे जितने भी चारों ओर टेसल है ना, ये वर्तिकाग्र और वर्तिकाएं होती है जो हवा में झूमते रहते हैं और परागकणों को आसानी से पकड़ सके। अब एक इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे ज्यादा वायु परागण किस में देखा जाता है? घासों के अंदर। तो लिखा है कि घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है, सबसे ज्यादा भी इसी में होता है और सामान्य तरीके से होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में पढ़ते हैं जल परागण। ये देख लो, मक्का का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। ये इस प्रकार ये बहुत सारे आपको टेसल देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे टेसल ही है। और ये वास्तव में ये टेसल है क्या? तो ये वर्तिकाग्र और वर्तिकाएं हैं, ध्यान रखोगे, ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सके। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं पूरा की पूरी बायोलॉजी, 12वीं क्लास की पूरी बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम तक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है ना वो सारे के सारे हल करवा दूंगा। सारे के सारे टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हाइड्रोफिली जल परागण। जल परागण, पुष्पीय पादपों में जल परागण की प्रक्रिया काफी दुर्लभ होती है। क्यों दुर्लभ होती है? क्योंकि एक तो परागण करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की, और जल सभी जगह पाया नहीं जाता है, तो ये केवल 30 वंशों में पाया जाता है। और हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, वे भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। और इसलिए एक बात और लिखी है कि जल परागण एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इनमें होता है। तो
कहने का मतलब है कि एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनके नर युग्मकों को ले जाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा का जो विस्तार होता है ना वो सीमित ही होता है, यानी कि ये कम मात्रा तक या जल जहां पर है वहां तक ये फैले हुए होते हैं, ठीक है। इनके परागकण जो होते हैं ना वो आकार में छोटे और रंगहीन, गंधहीन होते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहा, बोर्ड 2026 यहां से राजस्थान बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये रही आपके टॉपिक। अब देखो ये प्रश्न पूछा था बोर्ड में ने कि ऐसे जल परागित पादप जो ताजे जल में उगते हैं या मीठे जल में उगने वाले पौधों के नाम बताइए, या ऑप्शन में दे रखा था वेलिस्नेरिया, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, निम्फिया। तो वेलिस्नेरिया ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो याद रखोगे कि ताजे जल में उगने वाले कौन कौन से, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। रोस्टेरा जो होती है ये समुद्री जलीय घास है, ध्यान रखोगे। वही एक बात और याद रखोगे कि ऐसे जलीय पादप जो जल की सतह पर उगते हैं लेकिन इनमें परागण की प्रक्रिया वायु और कीटों के द्वारा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार नीट में बोर्ड एग्जाम जरूर पूछेगा यहां से, वायु और कीटों के द्वारा होती है। तो याद रखोगे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ठीक है ना, जल लिली जिसको बोलेंगे हम, और वाटर हाइसिंथ और निम्फिया। निम्फिया याद रखो चाहे मत रखो, बाकी ये दो ऑप्शन आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो जल परागण भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अधिजल परागण। अधिजल परागण, इसमें परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है, जैसे वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि वेलिस्नेरिया में जल परागण की प्रक्रिया को हमें समझना है। तो वेलिस्नेरिया में नर पुष्प से परागकण जल की सतह पर मुक्त होते हैं। देखो ये नर पुष्प है, सॉरी एक मिनट, हाँ मान लो कि ये वेलिस्नेरिया में ये नर पुष्प है, ठीक है, और इस नर पुष्प से ये नर पुष्प हो गया और नर पुष्प से ये परागकण हो गया। ये परागकण यहाँ पर मुक्त हो गए, ये मुक्त होकर के जल की सतह पर आ जाते हैं और जल में ये तैरते रहते हैं। और इसका जो मादा पुष्प है वो मादा पुष्प की वर्तिकाग्र, या हम कह सकते हैं मादा पुष्प का जो पुष्प व्रंत होता है ना वो लंबा होता है, ऐसे लंबा होता है और जल की सतह पर उपस्थित होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। तो परागकण के संपर्क, परागकण क्या होते हैं कि ये पानी में मतलब निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। तो कुछ एक वर्तिकाग्र की ओर ये परागकण पहुंच जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये याद ध्यान रखोगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि वेलिस्नेरिया में नर पुष्प से परागकण जल की सतह पर मुक्त हो जाते हैं। मादा पुष्प का पुष्प व्रंत आकार में बड़ा होता है और जल की सतह पर मुड़ा होता है। अब परागण जल की सतह पर तैरते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार परागण की क्रिया होती है। एक पॉइंट यहाँ पर ये लाइन याद रखोगे, जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम अधिजल परागण। अब एक तो ये हो गया कि जल की सतह पर होने वाली प्रोसेसिंग है, यानी परागण की क्रिया जल की सतह पर हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे अधिजल परागण। और एक और गया अधोजल परागण। अधोजल परागण के अंतर्गत क्या होता है कि जल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जल की सतह पर नहीं होकर के जल के अंदर हो रही है। तो इसमें परागण की प्रक्रिया जल के अंदर होती है, क्योंकि पुष्प जो होता है जल की सतह के नीचे डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही मुक्त कर दिया जाता है। तो ये याद रखोगे। एग्जाम्पल इसका विशेष तौर से याद रखोगे, सिग्रासस या समुद्री घास, ये एग्जाम्पल इसका याद रखोगे। एक पॉइंट और याद रखोगे कि जो जल में पाए जाने वाले परागकण होते हैं ना, इनके चारों ओर गिल्ले श्लेष्मक का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण ये जल में सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। अब है कीट परागण। क्या है कीट परागण? देखो कीट परागित पुष्प आकार में बड़े होंगे, रंगीन होंगे, सुगंध युक्त होंगे, जिनके कारण ये कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इनके अंदर क्या देखने को मिलेगी, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है और इनके परागकण जो होते हैं ना वो चिपचिपे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मक्खियां और बिट्टल से परागित होने वाले जो पुष्प होते हैं ना, ये मलिन गंध स्त्रावित करते हैं। कौन सी गंध? मलिन गंध स्त्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित हो सके। फिर आपको पॉइंट याद रखना, मधुमक्खी, तितली, चींटियां, बर, चमगादड़, सलभ पक्षी आदि, ये सारे के सारे नाम को जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट याद नहीं है, ठीक है। यहां पर एक लाइन याद रखना कि सबसे ज्यादा परागण करवाने के लिए कौन उत्तरदायी है? मधुमक्खी। तो इसलिए मधुमक्खी प्रधान जीवीय परागण कर्मक है, ठीक है। ये जो पुष्प होता है ना, कीटों को सम्मोहित करते हैं, अर्थात इनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं और इनको पारितोषित देने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ बड़े वानर जैसे याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन कौन से बड़े नर प्राणी होते हैं, वानर प्राणी, जैसे लीमर या लेम्योर। वृक्षवासी कर्तनक, वृक्षवासी कर्तनक का मतलब हो गया जो वृक्ष पर रहते हैं और काटने वाले होते हैं, जैसे गिल्लेरी आपने सुना होगा, तो काटती रहती है। और सरीसृप वर्ग में याद रखोगे गिको छिपकली और उपवन छिपकली, ये भी क्या करते हैं, परागण करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, युक्का पादप में परागण की क्रिया। मैंने कहा कि परागण टॉपिक है ना, परागण टॉपिक को पूरा का पूरा रट लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पक्के क्वेश्चन आते, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान नहीं लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से बोर्ड जरूर क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप बोर्ड की अच्छी तैयारी करना चाहते हो ना तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, और 100% गारंटी लेता हूं हर बार बोर्ड यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, और अब की बार भी बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा यहां से। युक्का पादप में परागण की क्रिया, चलो देखो युक्का पादप, सबसे पहले आपको ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में ये पूरा का पूरा जो आप पादप देख रहे हो, ये वास्तविकता में कौन सा पादप है, युक्का पादप है। और युक्का पादप जो है ना, ये एक प्रकार का रेगिस्तानी पौधा है। कौन सा पौधा है, रेगिस्तानी पौधा है। अब रेगिस्तानी पौधा है तो इसके देखो ये इस प्रकार के पुष्प आते हैं, ये आपको पुष्प देखने को मिल रहा है, तो ये समझ दो कि ये युक्का पादप हो गया, और युक्का पादप का ये पुष्प हो गया, ये बहुत सारे छोटे छोटे इसके अंदर आपको पुष्प देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो तीसरे डायग्राम में बता रहा हूं, एक 3 डायग्राम बताए थे, 2 बता दिए मैंने, तीसरा देखो, तीसरा मैं इसको हटा रहा हूं, 1 मिनट, इसको भी हटा देता हूं। चलो अब ये वाले देखो, अब ये है आपके, ये आप जो इस सफेद कीड़े को देख रहे हो, ये वास्तविकता में ये कौन है, ये सलब है। ये कौन है, सलब, या इसका दूसरा नाम क्या, मौत। आगे बात समझ, तो यही सलब और मौत है। तो यहां पर ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो पहले ये 2 चीजें समझ में आ गई कि युक्का पादप क्या है और सलब और मौत क्या है, ताकि ये चीज समझ में आ जाए। तो देखो इस पादप में परागण की प्रक्रिया एक विशेष प्रकार के कीट, प्रेनुबा, मौत या सलब द्वारा होती है। किसमें, युक्का पादप में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, सलब या मौत के द्वारा। अब जो सलब होता है, ये युक्का पादप के अंडाशय में अंडे देता है, और इन अंडों को युक्का पादप से क्या मिलता है, पोषण मिलता है। इसके बदले ये कीट इन पादपों के पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि युक्का पादप तो क्या करेगा, युक्का पादप और सलब इन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता होता है। सलब अंडे देता है युक्का पादप के अंडाशय के अंदर, और युक्का पादप इस सलब के अंडों को पोषण प्रदान करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। तो इसके साथ में सलब इसके वर्तिकाग्र तक पराग कणों को भी लेकर के आता है, ठीक है ना। सलब का लार्वा अंडे से तभी बाहर आता है जब युक्का पादप में बीज का विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ठीक है। और एक सबसे बढ़िया बात है कि सबसे लंबा पुष्प कौन सा है, एमोरफोपेलस नामक का पादप है, जिसका सबसे लंबा पुष्प है कितने फीट का, लगभग 6 फीट का। इसकी लंबाई कितनी है, 6 फीट है। याद रखोगे कितनी फीट है, 6 फीट इसकी लंबाई है। आगे बात समझ में, चलो ठीक है। इसमें कुछ प्रजातियां अंडे देती हैं, और ये अंडे क्यों देती हैं, क्योंकि ये इनके अंडों के लिए एक प्रकार का क्या, सुरक्षित स्थान है। अब पढ़ेंगे बही प्रजनन युक्तियां। देखो बही प्रजनन युक्तियां क्या होती है, अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी होते हैं, तो इनमें बहुत से हद तक स्वपरागण होने की संभावना ज्यादा होगी। भाई पुष्प उभयलिंगी है तो स्वपरागण की संभावना ज्यादा होगी। हमें क्या करवाना है, बही प्रजनन, यानी कि हमें स्व पर परागण करवाना है, ठीक है। तो और पादप कैसे उभयलिंगी है, तो इसमें हो क्या रहा है, स्वपरागण। तो यानी कि हमें किसको रोकना है, स्वपरागण को रोकना है। तो ये जो प्रजनन ये युक्तियां है ना, इन्हीं को हम बोलेंगे बही प्रजनन युक्तियां, ठीक है। और स्वपरागण के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, अंत्य प्रजनन देखने को मिलता है। अब ये पॉइंट तो यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर कुछ पॉइंट है, देखो याद रखो कि ये एनसीईआरटी के लाइन के पॉइंट है। वर्तमान समय में ऐसे साधन या उपाय विकसित किए गए हैं जो स्वपरागण, जिनके माध्यम से स्वपरागण को रोका जा सकता है और पर परागण को प्रोत्साहित किया जाता है। देखो स्वपरागण या अंत्य प्रजनन को रोकने की विधियां, 6 पॉइंट याद रखोगे विशेष तौर से, और 2% यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रजातियों में परागकोश व वर्तिकाग्र समान समय में परिपक्व नहीं हो पाते, अतः उनमें वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही परागकण मुक्त कर दिए जाते हैं, या फिर परागकणों के झड़ने से पहले ही वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, इस इतनी बड़ी लाइन का सीधा सीधा सिंपल आंसर क्या है कि कुछ पादपों के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, विषम काल परिपक्वता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, विषम काल परिपक्वता देखने को मिलती है। यानी कि या तो पराग पुंकेसर पहले विकसित होगा या फिर स्त्री केसर पहले विकसित होगा, यानी कि दोनों में से एक विकसित होगा, और वो भी किस में देखने को मिलेगी, वो भी उभयलिंगी के अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब इसके अंदर परागकोश और जो वर्तिकाग्र होते हैं ना, ये भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। अगर अलग अलग स्थानों पर पाए जाएंगे तो स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं होगी। पहले वाले में भी विषम काल परिपक्वता होगी तो स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी। तो 3 पॉइंट तो आपके प्राकृतिक है। कौन सा है, प्राकृतिक, नेचुरल, जिससे
उसी पादप में परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आते। तीसरा पॉइंट क्या है? स्व असामंजस्य। स्व असामंजस्य का मतलब क्या हो गया कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पुष्प द्वारा पराग अंकुरण के दौरान स्त्री केसर में पराग नलिका की वृद्धि को रोक देता है। यानी कि पुष्प जैसे ही उसके वर्तिकाग्र पर परागकण आकर के गिरते हैं तो उन पराग कणों के गिरने पर पराग नलिका बनेगी, और जब पराग नलिका बनती है तो पराग नलिका की वृद्धि को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे। फिर चौथा पॉइंट कौन सा है कि स्वपरागण रोकने का अन्य साधन कौन सा है? एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन करना। कौन से पुष्पों का उत्पादन करना? एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन करना। तो एक लिंगी पुष्पों में सीधा सीधा है, पर परागण होगा, स्वपरागण होगा ही नहीं। ये 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। क्यों? यदि एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों उपस्थित है, यानी कि पौधा उभयलिंगी है, जैसे अरंडी, मक्का, इनमें किसको रोका जा सकता है? इसमें स्वपरागण को रोका जा सकता है, लेकिन सहजातीय पुष्पी परागण को नहीं रोका जा सकता। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, कुछ प्रजातियां जैसे पपीता, ठीक है, इसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर पाए जाते हैं, ठीक है, यानी अलग अलग पादपों पर पाए जाते हैं। इनमें स्वपरागण को भी रोका जा सकता है और सहजातीय पुष्पी परागण दोनों को भी रोका जा सकता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पूरी की पूरी बायोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी, आपको डेली क्लास मिलेगी।